नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी। और आज हम नमस्ते। बात करेंगे कि साहब ये भारत ने जो पीटा है पाकिस्तान को, उसकी तरह-तरह के अलग-अलग जो हमारे यहाँ के सेक्शंस हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो क्यूआर आपको दिख रहा है, उसको स्कैन करके हमें जो भी पत्रम पुष्पम सहयोग कर सकते हैं, वह अवश्य करें। तो ब आरंभ करते हैं ओंकार चौधरी जी से। ओंकार जी, जनता तो लगभग एक तरफ ही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कई सारे सेक्शंस में यानी बहुत सारे ऐसे लोग जो पूरी तरह से विरोध में हुआ करते थे, वो भी इस समय राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहनी है और उनको अतीत की घटनाओं से और बार-बार की मार खाने से भी कुछ सीखना नहीं है। कई बार लगता है कि ये लोग अपना सब ताम-तमूरा जो है वो बाइंड अप करना चाहते हैं। इनको देश की राजनीति करनी ही नहीं है। इनको या तो भागना है यहाँ से, सब छोड़-छाड़ करके और जो थोड़ा बहुत संपत्ति है उसको बेच-बाच करके। नहीं तो जो जनभावनाएँ हैं, जो इस समय देश के भीतर आक्रोश 22 अप्रैल की घटना के बाद से था और जिसके अनुरूप मोदी सरकार कार्रवाई करने के लिए विवश हुई और प्रेरित भी हुई कि हमको सबक सिखाना है। उस पर कार्रवाई हुई 6 और 7 की रात को और उसके बाद फिर 2 दिन तक पाकिस्तान की तरफ से तमाशा हुआ। चीन के और तुर्की के जो ड्रोन थे, वो उन्होंने हमारी तरफ उड़ाए, लेकिन वो सब हवा में खाक किए गए। और तीसरे दिन फिर हमारी जो एयर फ़ोर्स है, जो हमारा आक्रमण है, उसने बताया उनको कि भई ये जो तुम तीतर उड़ा रहे हो इससे हम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद स्ट्रॉन्ग है। अब आप हमारा अटैक भी देख लीजिए। और फिर इनके 11 एयर बेस एक तरीके से उनमें से 2-3 तो अभी ऑपरेशनल ही नहीं हैं और बाकी सबको भी ऐसा कर दिया कि उसको ठीक करवाने में ही इनको 15-20 दिन और कहीं-कहीं तो 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। और उनमें वो भी जगह थी जो बहुत सेंसिटिव मानी जाती हैं। जकोबाबाद, जहाँ से 2001 में अमेरिका ने अपने लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान पर अटैक किए थे। जहाँ तक जो सवाल आपने पूछा है कि जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं या अलग-अलग समुदाय हैं, जो सेक्टर हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ कैसी हैं? आम तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अधिकांश लोग इस कार्रवाई के पक्ष में थे। ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे और ये अपेक्षा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि अतीत में भी जो तय मानदंड थे, जिनका पालन अटल जी ने भी किया था कारगिल युद्ध के समय कि साहब हमको एलओसी पार नहीं करनी है। आईबी की तो छोड़ ही दीजिए, इंटरनेशनल बॉर्डर की तो छोड़ ही दीजिए, वो एलओसी भी पार नहीं करना चाहते थे। तो वो सारी वर्जनाएँ मोदी जी ने आकर के तोड़ दी और ये काम जो है ये मोदी उड़ी जी के ने बाद मोदी जी ने एक नया नैरेटिव बनाया कि साहब कोई बात नहीं, हमारा जहाज नहीं जाएगा एलओसी के पार, कोई बात नहीं, मिसाइल चली जाएगी। जी हाँ, तो इन्होंने जो न्यू नॉर्मल एक शब्द इधर इजाद हुआ है, वो उन्होंने काम कर दिया। और देखिए आप उसके बाद जो अभी हम ऑफ रिकॉर्ड चर्चा कर रहे थे, धीरेन जी भी बता रहे थे, जो वेस्टर्न मीडिया जो आम तौर पर एक अलग ही राग अलापने के लिए जाना जाता है और वहाँ पर किस-किस तरह के लोग बैठे हैं, किस विचारधारा के लोग बैठे हैं,
और वो भारत के खिलाफ किस तरह की साजिशें रचता रहता है, नैरेटिव गढ़ता रहता है, उसके भी बड़े पार्ट में अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत ने बहुत बड़ी चोट दी है। अब आते हैं इस पर कि साहब यहाँ पर कुछ लोगों के सुर थोड़े से अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्यों बुलवाना चाहते हैं? जो गोपनीय चीजें होती हैं, उसको सामने क्यों लाने के लिए व्यग्र हैं? किसके हितों को साधना चाहते हैं? क्योंकि अगर राष्ट्रीय हितों की उनको चिंता है, तब तो जो काम हो गया उस पर फक्र करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। और आगे क्या करना है, इसके लिए अगर आप कोई रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव सरकार को दे सकते हैं तो आपको देने चाहिए। लेकिन आप उनमें से मीन मेख निकालें, कमियां निकालने के लिए, सरकार की खाल उधेड़ने के लिए, और तमाम तरह की, जैसे मैं कांग्रेस का ट्विटर हैंडल देख रहा था, वहां पर सवालों की लंबी फहरिस्त है साहब। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पहलगाम किया, पाकिस्तान से उनको मोदी सरकार कब मांगेगी, और एक जो को तो मार दिया आज। बाकी के जो आतंकवादी वहां बैठे हैं, उनको पाकिस्तान कब सौंपेगा? मैं ऐसे एक बस आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आज जो मारे गए हैं पुलवामा में, उनमें से एक जो है, सॉरी ट्राल में, हाँ, ट्राल पुलवामा के पास में, उनमें से एक पहलगाम का आतंकी है। जो 3 मारे गए हैं। जी हाँ, उनमें से हाँ, एक पहलगाम वाला आतंकी है। तो जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तमाम तरह के बेहुदा भाषण हुए हैं, और जो हम कुछ के हमारे यहाँ वायरल भी हुए हैं, ये ऐसा तमाशा करना चाहते हैं स्पेशल सेशन बुला करके। यानी जो इनको लग रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन से, और पाकिस्तान कहाँ-कहाँ से लाल हुआ है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। और किस तरीके से वो गिड़गिड़ा करके सऊदी अरब, यूएई और आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भागा-भागा गया कि त्राहिमाम की मुद्रा में। और जो इनके रक्षा मंत्री ये धमकी दे रहे थे, गीदड़ भभकी दे रहे थे कि अगर हमारा पानी रोका गया तो हम उस बांध को उड़ा देंगे। अब वो चिट्ठी लिखवा रहे हैं हमारे जल मंत्रालय को कि प्लीज थोड़ा सा तो छोड़ दो, हम धो धा लें, कम से कम इतना तो काम हो जाए हमारा। तो मतलब एक पिटाई में ही ये लोग घुटनों पर आ गए। और हमारे यहाँ वाले घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी चूंकि लीड कर रहे थे, लगातार बैठ के कर रहे थे, सऊदी की यात्रा बीच में छोड़ करके आए थे, उसी दिन सीसीएस की बैठक की थी, और उसके बाद रणनीतियां बनानी शुरू की थी, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया, जमीन पर उतारा, पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो इनको लग रहा है कि यार ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर बढ़ गई। हम लोग तो लगातार इनकी छवि खराब करते रहते हैं, लेकिन इनके बारे में नैरेटिव फिर से आम जनता में चारों तरफ ये हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अब इसको कैसे कम किया जाए, इसलिए ये लोग सवाल उठाना शुरू किए हैं। पर अभी भी मेरा मानना है कि झिझकते हुए सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब राष्ट्र हित की बात होती है, जब देश से जुड़ी हुई भावनाओं की बात होती है, उसका निषेध करना या उसके खिलाफ जाना हमेशा इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। संजय जी। धीरेन जी, इसी को मैं थोड़ा-सा दूसरी तरह से फ्रेम करता हूँ, जो प्रश्न मैंने पूछा था ओंकार जी से, वो ये है कि साहब, यदि हम आज देखें तो बरखा दत्त, स्वाति चतुर्वेदी, अजीत अंजुम और कतिपय और भी जो है आपके जाने-पहचाने लोग, वो सारे के सारे अचानक राष्ट्र की भाषा बोल रहे हैं। बल्कि अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रेड मैंने देखा था कि स्वाति चतुर्वेदी कह रही थी और बरखा दत्त उनसे एग्री कर रही थी कि साहब की इस तरह की हरकतों से ही जो है लिबरल्स की बदनामी होती है।
देखिए, एक चीज आप देखेंगे, जैसे ही पहलगांव में ये घटना हुई तो पूरे देश का आपने देखा होगा कि सरकार जो कह रही थी उससे पहले अगर हम लोग अगर सोशल मीडिया पर जाते हैं और उन सबको एक मैसेज समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे देश का गुस्सा एक झटके में फूट पड़ रहा था। वो सीधे तौर पर एक्शन की बात कर रहे थे, उनको यकीन था कि पीएम ऐसा करेंगे, ये अलग है, लेकिन वो उससे आगे बढ़ के चैलेंज कर रहे थे। इसके बाद यहाँ जो अगर विपक्ष की भी अगर पार्टी की बात करें और लोगों की बात करें, अगर इनके सांस में सांस आई तो वो तब आई जब ट्रंप ने एक पहले अनाउंस किया। तो आपने देखा इस दौरान के बीच में जनता इस तरह की किसी वॉइस को सुनने के मूड में नहीं थी। देखिए, वो लोग हमेशा मिलेंगे जो वोटों के तौर पर देश के बीच में एक राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र के बीच में जो विरोध होता है वहां तक पहुंच जाते हैं व्यक्ति विरोध करते करते। इस तरह की एक विचारधारा हमारे यहाँ है, थी और रहेगी, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जो राष्ट्र का स्वयं स्फूर्त गुस्सा होता है, जो स्वयं स्फूर्त एनर्जी दिखती है ऐसी घटनाओं के बाद बदला लेने के लिए सकारात्मक तौर पर जाती है, उसका जो ये उभार है उसको वो लोग भी महसूस करते हैं। क्योंकि वो पैसा जरूर इस पर कमाते हैं कि वो मोदी को विरोध करते हैं और वो उनके उनके इस तरह के अगर आप देखते हैं ज्यादातर जो थंबनेल इस तरह के लोगों के जिनके आपने नाम लिए, जनरली मैं लेता नहीं हूं कि भाई ये बताऊं, लेकिन उनके थंबनेल हमेशा से ये बताते रहे हैं कि रात के 2 बजे, पिछले 11 बजे से वो बता रहे हैं कि रात के 2 बजे पीएम मोदी ने लगाया अमित शाह को फोन और अमित शाह रात भर टहलते रहे छत पर। और ये इस तरह मतलब वो जो खबर पता होती वो उनको पता होती है जिनका फोन कोई जो सरकारी दफ्तर का तो छोड़ दीजिए, जो पार्टी दफ्तर का कोई बाहर खड़ा हुआ गार्ड है वो भी उनका फोन नहीं उठाता, उनके बारे में जानता है। तो और मैं फील्ड में रहा हूं इतने लंबे समय से, इन तमाम ज्यादातर महानुभावों के साथ फील्ड में क्रॉस भी करता रहा हूं, टकराता भी रहा हूं। तो लेकिन ये सब चीजें उस समय तो चल रही थी क्योंकि वो राजनीतिक बात हो रही थी। आप देखिए इस देश का माइंडसेट साफ है, उसमें कोई कंफ्यूजन हम नहीं देखते, नेताओं में देखते हैं, पार्टियों में देखते हैं या इस तरह के लोगों में देखते हैं, देश का नहीं है। आप कारगिल के दौरान याद कीजिए जब सेना के लोग जब जा रही थी, सेना की टुकड़ियां, लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर फूल से लेकर तमाम चीजें आप देखो, बच्चियां, वो तमाम लोग उनको जाते हुए सैल्यूट करते हुए, नेशन का मूड होता है। नेशन, ये लोग दरअसल जिस समय की कहानियां ढूंढ रहे हैं, ये जिन लोगों के ऊपर खड़े होते हैं, जिनके सहारे इनको लगता है कि ये आगे की तरफ वो करेंगे, वो लोग भी वो जानते हैं कि जब राष्ट्र एक साथ खड़ा हो जाता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता, ना उसमें कोई 15 मिनट होती है और ना ही फिर कोई 15 सेकंड होती है, क्योंकि वो राष्ट्र है, वो एक साथ खड़ा है, उसको मालूम है ये मेरी अस्मिता की लड़ाई है। इस वक्त इतना प्रेशर था। आप अच्छा एक बात सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस वॉर को एक बहुत शानदार जीत, जिसको अब दुनिया के वॉर हिस्टोरियन से लेके स्ट्रेटेजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व विजय है। मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब सबको मालूम होगा, कूपर से लेके तमाम मतलब सब ये सारे अखबार उसमें उस बोगी में सवार हो गए कि जो ये बता रहे हैं कि 4 दिन के अंदर जो ये किया है हिंदुस्तान ने, ये हाल फिलहाल का सबसे बड़ा एक जियो स्टैटिक पोजिशन में इस तरह की जो प्रभुत्व हासिल किया हो किसी दूसरे देश के एयरफील्ड पे, ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन आप ये सोचिए वो ये ढूंढ रहे हैं क्योंकि लोगों का गुस्सा क्या है, उनको वो मिसरीड वो कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी से लोगों को अचानक ये लगा ये क्या हो गया। आपने देखा होगा तुरंत ट्वीट पे बहुत सारे लोगों के झटके भी लगे। वो उनका गुस्सा ये नहीं था कि वो मोदी से नाराज है, क्योंकि उनको मालूम है ये कर ही सकता है, यही कर सकता है। वरना तो 2008 में आप घर में बैठे रहे, 2001 में तो इसी पार्टी की सरकार थी, 7 महीने तक आप बॉर्डर पर बैठे रहे, है ना, और आपने 400 450 सिपाही इसलिए खो दिए क्योंकि वो माइन लगा रहे थे और बाद में हटा रहे थे बिना किसी एक्शन के। 1600 लोग इसलिए मर गए क्योंकि उनको जो मूवमेंट थी उसमें मदद कर रहे थे। उससे आपको हासिल कुछ नहीं हुआ था। ये वो सरकार थी जिसने आपको उड़ी दिया, पुलवामा दिया, मतलब पुलवामा के रिएक्शंस दिए क्योंकि वो तो आतंकियों ने किया, उसका जो सॉलिड जवाब दिया। तो लोगों को ये लगा, और ये बात मैं समझता हूं कि पिछले 10-11 साल से वो आप जैसे जो चैनल्स हैं राष्ट्रवादी या जिनका अपना एक राष्ट्र के लिए है, पार्टियां तो चूंकि जो राष्ट्र का समर्थन करती हैं उसके लिए आप लोग खुल के आते हैं, तो वो सब देख चुके हैं कि जनता उस नैरेटिव को अब खरीदने वाली नहीं है। अनुराधा भसीन पर जो मैंने वो बता रहा था, मैं डिसमेंटल स्टेट, वो जो उसने एक किताब लिखी थी, मैं एक बार आपसे जिक्र भी कर रहा था कि किस तरह की किताब उसने लिखी है। अब लोग सुनते नहीं है,
लोग पलट के जवाब देना यकीन रखते हैं। और इतने दिनों तक आपने देखा होगा कि इन लोगों ने पैसे भी अगर खाए, मैं कई बार हंसता हूं एज ए जर्नलिस्ट कि मुझे कोई एक भी लिख देता है, आप भी बल्कि जानते हैं मैं बंगाल के बाद कितना अपसेट हो गया था, या मुझे कोई भी लिखता है मेरे किसी उस पर, तो मैं बहुत सेंसिटिवली सोचता हूँ कि यार ये मैंने शायद कुछ गड़बड़ कहा क्या। ये लोग रोज ट्वीट करते हैं जिसके नीचे कोई आदमी नहीं पढ़ता, उसको ऊपर नहीं पढ़ता इन्होंने क्या लिखा, नीचे पढ़ता है गालियां क्या दी हैं। तो वो सब चीजों से इतना इनको एक्सपीरियंस आ गया संजय जी की अभी वो और गालियां इस मुद्दे पर नहीं खाना चाह रहे थे। आप ये देखिए, सबसे बेहतरीन अगर मुझसे कहा जाएगा आप छांटिए इस बार के भाषणों में, तो अद्भुत भाषण तो ओवैसी के हैं, जिसका कोई बीजेपी का लीडर मुकाबला नहीं कर पा रहा। वो तो कह रहा है कि उनको ठोका नहीं, भिखारी हो तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम मोटरसाइकिल का पंचर पहिया नहीं बना सकते हो पंचर जोड़ने के अलावा, तुम हमसे क्या मुकाबला करते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कोई चीजें कर रहे हैं, उस पे स्ट्रेटजी पर बात हो सकती है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि जनता का प्रेशर जबरदस्त है, वो अपने देश के लिए खड़ी होती है। और अब ये दिख रहा है कि वो जो पहले वोकल नहीं थी संजय जी, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था इस देश में, जो कम्युनिकेशन टूटा था उसको सोशल मीडिया ने जोड़ा। और आज वो जनता केरल से लेके मणिपुर से लेके हर एक चीज को आप भुनाने की कोशिश करते। कल मैं देख रहा था कि आपने 11 साल तक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लाखों देखे मिलियन में चला जाता है, उसने कहा कि आपने 11 साल तक मोदी ने जिस विदेश नीति में इन्वेस्ट किया अमेरिका के, गलती कर दी क्या। अरे यार हमने तो 11 साल किया, वो तो पिछले 50-60 सालों से नाटो ऐसी की तैसी करा रहे थे उनके साथ, उनके कहते ही हमले करने लगते थे, उनके कहते ही ये करने लगते थे, और वो घुटनों के बल आ गए। कनाडा जिसको कह रहे थे वो कह रहा है इसको मिला दो। अरे ऐसे आदमी से आप कैसे टकराओगे भाई, ये तो देश के लिए होती विदेश नीति, किसी आदमी के लिए नहीं होती। आप खड़े हैं विदेश नीति में, आपने फायदे उठाए हैं, आपके एस जयशंकर पूरी दुनिया में इसलिए आपने तालियां बजाई हैं कि वो खड़े होकर मुंह पर जवाब दे रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो प्रेशर है उसमें वो फायदा उठाने की कोशिश तो अब शुरू होंगी, क्योंकि देखिए एक बात मैं ये भी मानता हूं कि उनको कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बाहर जब हम सीमा के लड़ते हैं हम कुछ और होते हैं, जब देश के अंदर हम लड़ते हैं तो कुछ और होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो उनको आना चाहिए, लेकिन उसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर देने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि 11 साल आप वहां बैठे और कुछ मिला नहीं। अभी ये क्या बात हुई यार, आप कोई फैक्ट दो ना, क्या नहीं मिला ये बताओ आप, तो जनता भी सुने। लेकिन जो नफरत में डूबे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए ये कर रहे थे, लेकिन इनको मालूम है कि उनके लिए उनसे पैसे लेने के चक्कर में कहीं खुद सड़क पे ना फंस जाएं। देखिए ये बहुत अंतर होता है। ये सबको मालूम है कि अब जनता इस पर गुस्सा बहुत है, इस पर आप किसी की सुन नहीं सकते। यानी यहां तक कि मुझे लगा कि ये कोई प्रेशर है जिस पर इस्तीफा, तो आप ये सोचिए फोन आने शुरू हो जाते हैं लोगों के जिनके पास नंबर है कि तुम कौन हो, तुम जाके लड़ लो, तुम आगे बढ़ जाओ। तो ये जो है, तो जब हम लोगों को किया जा सकता है तो ये डर उनके पास है, और ये बदलाव भी है। दूसरा क्या है कि ये इतने क्लीन ऑपरेशन है संजय जी, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप फोटो के साथ हैं, आप पूरी सैटेलाइट इमेजरी के साथ हैं, आप उनके पूरे ऑपरेशंस को उनके उसके साथ साबित कर रहे हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी एम्बिग्विटी की जगह थी, लिहाजा उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। आपने देखा होगा कि ट्वीट कर रही है बरखा दत्त उन वाले क्लिप्स को आपने गौर किया होगा जिसमें वो पाकिस्तान की फॉरेन विदेश मंत्री के साथ हिना खान रब्बानी खार के साथ जो है उसको जवाब तो कह रही है कि देखो मेरे सवाल पे वो भाग गई, मेरे सवाल। तो ये हौसला कहां से आ रहा है, ये हौसला इस देश के उन लोगों से आ रहा है जिनको ये कहना है कि यार हमको अपना मसला है, मोदी जी से हमारे अपने मसले हैं, क्योंकि वो हमको एक ट्रिप पे लेके गए थे, हमको पिज्जा मिला है, हम ये चाह रहे थे वहां जो पूरी बन रही थी और वो मिल रही थी वो भी हमको खानी थी, वो नहीं खिलाई इन्होंने। तो उसको लेके यानी वो कह रहे थे कि ये झगड़ा हुआ तो पीओके हमको क्यों नहीं दिया, हमारी तो बात हो गई थी, हमने तो टिकट बुक करा लिए थे। तो उनका गुस्सा वो है, उनका गुस्सा ये नहीं है कि मोदी जी आपने एक्शन क्यों लिया। देखिए इस देश ने अकर्मण्यता को झेला है। मैं तो अभी वो सारी किताबें मैं पढ़ रहा था, अभी पॉलिटिकल पर जब आएंगे तो मैं कुछ डाटा जरूर दूंगा कि डर क्या है कांग्रेस का, क्योंकि आपका मेरे विचार ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे उसके चलिए साथ अब उसी पे चलते हैं, ओंकार जी से सीधे सीधे पूछते हैं कि साहब के हम देख रहे हैं कि शशि थरूर जो है वो एक प्रकार से भारत का जो चार्ज लीड कर रहे हैं विदेशी मीडिया में, वो शशि थरूर लीड कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उनसे अत्यधिक रुष्ट है ऐसा लग रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब हम ऑपरेशन जय हिंद चलाएंगे तिरंगा यात्रा के मुकाबले में। तो साहब ये ऑपरेशन जय हिंद क्या है,
इससे इनको क्या लाभ मिलने वाला है? ये क्या सोचते हैं कि जनता जो है वो उनके कहने पर किस तरह का कार्य कर देगी? आपका क्या इस पे आकलन है कि ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इसको आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के ऑपरेशन जय हिंद को? जब देश का आक्रोश अपने चरम पर था, हर आदमी ये चाहता था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और चूंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके थे, उनके शब्दों पर हम लोग कई बार उतना गौर करते नहीं हैं जितना स्पष्ट वो आगे की अपनी रणनीति बयान कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि इनकी बची खुची जो जमीन है उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। तो जो कुछ पिछले समझिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में हुआ है, जितने आतंकवादियों की लाशें बिछाई गई हैं, उनके कमांडर मारे गए हैं, जो फॉरेन फंडिंग थी उसके तार काटे गए, अलगाववादियों को अंदर ठूंस दिया गया, वहां पर 4 स्तर के चुनाव करा दिए गए, विकास के काम हो गए, एक फिजा बदली थी वहां की, टारगेट किलिंग हो रही थी। ये हताशा थी सीमा पार की और उन लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स की, जो कश्मीर को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री का संकेत तो साफ था कि इनकी बची खुची जो जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और वो उन्होंने कर दिया। 6 और 7 मई की रात को उन्होंने कर दिया वो काम। जब जनाक्रोश अपने चरम पर था, मैं एक ऑडियो सुनवाना चाहता हूं संजय जी आपको और दर्शकों को। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, ये राहुल गांधी के शब्द थे। और जब से एक्शन ले लिया तब क्या मैसेज आए इन लोगों के? सेना के पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं। फिर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक्शन ले लिया, राहुल गांधी के कहने पर ले लिया, चलो मान लेते हैं, तो आप नरेंद्र मोदी को धन्यवाद तो करेंगे कि भाई मैंने कहा था और आपने एक्शन ले लिया, लेकिन तब आप नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं देंगे। तो ये जो आप जय हिंद यात्रा की बात कर रहे हैं, ये जो रही सही जमीन उनकी मिट्टी में नहीं मिलाई नरेंद्र मोदी ने, या जब से हरकतें उसने की थी, जो कटोरा उनके हाथ में आया था और पूरी दुनिया में IMF के अलावा कोई उस कटोरे में भीख डालने को तैयार नहीं था, तो ये तो थोड़ा सा टाइम और बीतने दीजिए, ये कटोरा तो कांग्रेस के हाथ में भी आने वाला है। ये हालत तो इनकी भी होने वाली है, क्योंकि अगर शशि थरूर जो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, जो जनभावनाओं की बात कर रहे हैं, उनको तो आप पार्टी से निकाल बाहर करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप ऐसे ऐसे चिंटू बैठा रखे हैं आपने बोलने के लिए, जो गाली देना ही जानते हैं। जनभावनाएं क्या है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जो गाली देना जानते हैं वो आपके प्रिय हैं, जो जनभावनाएं हैं जिनका वो आदर कर रहे हैं शशि थरूर, और उसके अनुरूप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, और सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, मैं तो कहूंगा कि ये काम इजराइल भी नहीं कर पाया संजय जी। उनका भी जो स्ट्राइक रेट है, अटैकिंग रेट है, और जो टारगेट पर, ठीक टारगेट पर वार करने वाली जो उनकी वो है, उसमें कई बार चूक हुई है। कई बार ऐसी जगह भी उनकी मिसाइल्स गिरी हैं जहां कुछ और ही मिला है। ठीक है, आपके पास सूचनाएं होती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन यहां तो एक भी ऐसा नहीं हुआ है। जहां चाहा है वहां ठोका है, और यही वजह है चाइना की बौखलाहट की भी, अमेरिका की भी, कुछ दूसरे देशों की भी। उनको लगता है कि ये तो हमारे पेट पे लात मारने वाले हैं मोदी जी, और भारत के वैज्ञानिक
और DRDO से लेकर के इसरो और तमाम लोग, HAL लगा लीजिए, सारे जितने भी हम यहाँ पर अपने उपकरण तैयार करते हैं, या हमने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम पुराने थे उनको जिस तरीके से अपडेट किया है, तो ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने की स्थिति है। तो आपको याद होगा, अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक और बात याद दिला दूं राहुल गांधी की। पार्लियामेंट में खड़े होकर के इन्होंने बेशर्मी दिखाई थी। इन्होंने कहा था कि वो जो मेक इन इंडिया वाला जो शेर है, जिसमें वो गोल 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 बहुत सारे चक्कर काटते रहते हैं, इन्होंने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था। आज उसी मेक इन इंडिया की बदौलत हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है और पूरी दुनिया को चमत्कृत किया है। तो आपने तो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको जुमलेबाज बताते हैं, उनको झूठा बताने की कोशिश करते हैं और लगातार मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया है कि भाई हम टाइम तो लेते हैं लेकिन लक्ष्य भेदते हैं, और अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाता है तो हम उसको सबक सिखाते हैं। जो ये जय हिंद यात्रा है, ये तिरंगा यात्रा का हो सकता है कांग्रेस की नजर में जवाब हो, या हो सकता है कि जो नुकसान उनको हुआ है उसकी भरपाई के बारे में वो सोच रहे हो कि कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता तो बढ़ी है इससे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस यात्रा के जरिए, जय हिंद यात्रा के जरिए, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कांग्रेस के भीतर से कि सब कुछ सवाल उठाएंगे, वो जितना वो सवाल उठाएंगे, जितना वो कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे, उनको उतने ही लेने के देने पड़ेंगे। अभी जन भावनाओं को वो समझ नहीं रहे। जी धीरेन्द्र जी। देखिए सर, मैं थोड़ा सा उससे शुरू करता हूं कि कांग्रेस को एक तो कांग्रेस के साथ दिक्कत ये आ गई है कि वो एक साथ ही वामपंथी भी होना चाहती है और एक साथ कांग्रेस भी रहना चाहती है। तो एक नाव, जो दो नाव हैं, कई बार क्या होता है कि आप ये भी सुनते हो कि दो नाव में पैर आप रखते हैं। कई बार आप जब एक नाव से दूसरी नाव में जाते हैं तो रखते भी हैं, लेकिन अगर वो दो नावें ऐसे हो जाएं समंदर में या उसमें, तो आपकी क्या हालत हो जाती होगी दोनों पैरों की। वो हालत कांग्रेस की है, वो इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकती है। अब हालत ये है कि उन्होंने कहा है कि हम किस पर वो रखेंगे। उन्होंने CWC में, बेसिकली कल की पूरी उनकी जो CWC में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, उन्होंने कहा था कि जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी गलत बात है कि साफ तौर पर खुफिया नाकामी है और ये परेशान करने वाले इन सवालों के साथ वो जाएगी, ये जो उसका है। अब उनको ये बात लाखों बार समझाई जा चुकी है, बताई जा चुकी है कि जब देश का गृह मंत्री विनम्रता के साथ, जिसको कहा जाता है कि विनम्र होना नहीं है, जिनको हम यही मानते हैं, वो पहली मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में कहता है कि हाँ, अगर ये गलती नहीं होती, ये चूक नहीं होती, तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। यानी इतनी साफ गोई के साथ कर लिया। उसके बाद वो दुनिया के ऐसे कई सारे, मतलब मैं उनको बहुत सारे नहीं उदाहरण देना चाहता क्योंकि ऐसे सैकड़ों दे सकता हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और टेररिज्म तो मेरा कोर वो रहा है, कवरेज का पॉइंट। अमेरिका में जब 9/11 हुआ संजय जी, 400 इंटेलिजेंस इनपुट जुलाई से थे, जिनमें ये भी थे कि मिडिल ईस्ट से आके, वो जो मिडिल ईस्ट का जो ऑपरेशन हेड था, जो स्टेशन हेड था, उसने मुश्किल से समय लिया, मुश्किल से 5 मिनट उसको कहा, फ्लोरिडा में थे या ये बुश छुट्टी पे थे, तो 5 मिनट के लिए वो आए और उसने कहा कि बताओ, उसने कहा कि सर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और बहुत सा पैसा मिडिल ईस्ट से ट्रांसफर हो रहा है यहाँ, जो वो है, अनएक्सपेक्टेड है। तो जानते हैं उसने कहा कि कहां हो रहा है, तो उसने कहा कि ये तो नहीं मालूम है। तो कहने जाओ यहां से, अपने आप को बचाने आए हो, दफा हो जाओ। ये इतना सारा, चूंकि जब तक इंटेलिजेंस होती है वर्केबल और एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है, ये इनको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोग इतने लंबे सर्कल गए कि कोई भी कर सकता है। और अटैक हुआ, सबसे बड़ा अटैक हुआ, तो वो तो कहीं भी हो सकता है। आप अटैक के बाद रिस्पॉन्स आपका क्या होता है ये भी देखती है पब्लिक। गलतियां तो होंगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस की दिक्कत क्या है 15 राज्यों में जो 10 दिन का उसने जय हिंद वो किया है सशस्त्र बलों में, ये 1972 के चुनाव में छुपा हुआ है।
क्योंकि चुनाव 1971 में हो चुके थे। इंदिरा गांधी जब चुनाव जीती थी उस वक्त जो है वो गरीबी हटाओ के नारों पर जीती थी, क्योंकि पार्टी में डिवीजन हुआ था तो वो नारा भारी पड़ गया था। लेकिन 1972 का चुनाव 71 की जीत के बाद है। अब उसमें कांग्रेस के पास कम से कम इतने, मुझे लगता है, वैसे तो ज्यादा नहीं दिखते क्योंकि जब तरह की लीडिंग, जिस तरह का लीडर होता है वैसे फिर आगे हो जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आसाम में 114 सीट थी, कांग्रेस को 95 सीट मिली, पिछली बार से 22 ज्यादा सीटें मिली। ये 17-18 राज्यों में, तमाम में, सिर्फ 2 छोड़ दीजिए, एक महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी गोवा में चूंकि बहुत रीजनल उस पर थी, और एक मणिपुर में। इसके अलावा कांग्रेस ने सब स्वीप कर दिया था, क्योंकि जनता को मालूम था जीत का मतलब क्या होता है, अपने देश के गौरव का मतलब क्या होता है। अभी तक कांग्रेस कोई इशू नहीं ढूंढ पा रही थी। अगर संजय जी, मैं इसको कुछ राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश जैसे का मैं पढ़ देता हूं, इनको 296 में से 220 सीट मिली, जो 53 सीट ज्यादा थी। महाराष्ट्र में 270 में से 222 मिली, और आपका ये जो गुजरात में 168 में से 140 सीटें जीती बीजेपी ने। मतलब पूरी, वो माफ कीजिए, कांग्रेस ने पूरा सफाया कर दिया था। तो जीत के बाद ये एक बड़ी जीत है। लोग अपने उसमें लौट आए हैं। लोगों ने अब इन सवालों को उठाना उसी समय बंद कर दिया जैसे ही उन्होंने ये समझा कि वो उनका मुकाबला एक ट्रंप जैसे लीडर से है, जिसका उनके लोग ही नहीं समझ पा रहे कि अभी क्या कहेगा। क्योंकि अभी सबसे लेटेस्ट तो उसने कल आईफोन पर कहा है ना कि हिंदुस्तान में आईफोन नहीं बनेंगे, मुझे प्रॉब्लम है। टिम कुक को मैंने बात किया, ये बोला उसने एक सवाल के जवाब में। तो भारत को एक नए वार पर लड़ना है, लेकिन यहां उसके लिए पब्लिक को अभी भी सबसे ज्यादा भरोसा मोदी पर है। और आगे, मोदी से आगे अगर कोई लीडरशिप दिखती है तो आपको वो योगी पर दिखती है। अभी चुनाव होने हैं बिहार में, और बिहार वो जगह है जहां जीत का नैरेटिव जाता है। वहां कांग्रेस बहुत ज्यादा नहीं लड़ रही, लेकिन वो जो दल हैं, वो जो जातीय आधार पर और तुष्टीकरण के अलावा जिनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, उनको पता है कि अब मोदी की जीत, मोदी की मिसाइल, और जो ये सब चुनाव में जब घूमेंगी तो उनको सामने बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कंपेयर करती जनता दोनों चीजों का फैसला देखती है कि आखिर हमने हासिल क्या किया था, हमने 71 के वॉर के बाद हासिल किया। चूंकि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जरूर सामने लाने की कोशिश करेंगे। वो कार्ड चूंकि जनता पहले ही बता चुकी, एक तो वो कहती कि हम सम्मान के साथ कह रहे कि उन्होंने उस समय रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। इस बार की जीत उससे ज्यादा बड़ी जीत है, क्योंकि एक जमाने में आपको गोली लगी थी और वो घाव भर गया था 10 साल पहले, और आज ब्लेड लगता है तो ब्लेड का दुख ज्यादा होता है। तो आप उसकी जीत का जश्न, अभी पिछली बार का जो उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला किया, इससे ज्यादा आतंकी हमला मुंबई में हुआ था। आपने देखा होगा ओंकार सर की मुंबई का हमला कितना बड़ा हमला था। उससे बड़ा हमला आपने देखा होगा कि वो हमला जिसको मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, वो इससे भी बड़ा हमला था, उसको भी देखा होगा आपने। तो ये चीजें इस समय रेस्पॉन्स है, और कांग्रेस ये बात समझ रही है कि उसकी लीडरशिप के पास इस समय इस मुद्दे की कोई काट नहीं है, कि इस बार भारत ने उनको जो जवाब दिया है, और उससे बड़ी बात यह हो गई है कि एक डॉक्ट्रिन पेश कर दी गई है जो सीधे तौर पर यह कह रही है कि ये न्यू नॉर्मल, जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि हम पाकिस्तान की किसी भी एक गलती पर उसको छोड़ेंगे नहीं और ठोकेंगे। ये एक जो युद्ध विराम है, ये जो संघर्ष विराम है, या ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें हमको यकीन है, सबको यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का डीएनए है, जिस तरह की उसके अंदर की जो उसका जो सेना है, जो आतंकियों के अंतर में बस मेडल के जिसमें अंतर है, वो सेना वापस फिर कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए तैयारियां हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि रेस्पॉन्स जो है ग्रेडिड हमेशा बढ़ रहा है। तो ये चीज के सामने आप जाएंगे तो बीजेपी, कांग्रेस की दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक तो उसके पास कोई चेहरा नहीं है जो इतनी पॉजिटिविटी के साथ एक मिनट में आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। आज मैंने एक ट्वीट किया था सवेरे, और उस ट्वीट में मैंने ये लिखा था कि 26/11 के बाद जिन्होंने एक फायर नहीं किया, वो आज कह रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया। मैं उसी को बताना चाह रहा था कि ये इनकी दिक्कत ये है कि इनको मालूम है कि जो चुनाव, चूंकि अब लड़ाई तो देखिए वहां से तो बॉर्डर से अब आ गई है अंदर,
अब होगी राजनीतिक लड़ाई, क्योंकि अभी तो ये होना है कि जनता, देखिए हम जब खुश हों या दुख हों, हम अपने घर जाते हैं, अपने समाज के बीच में जाके बैठते हैं और वहां पूछते हैं कि जो मैंने किया क्या वो गलत था, क्या मैं उसमें सही कर सकता हूं, और जनता उसका जवाब देती है। आज की डेट में उनको मालूम है कि उन्होंने बीजेपी में या प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने इस वक्त कोई गलत नहीं किया। ये बात इसलिए भी वेरीफाई होती है कि जो धूर विरोधी हैं, जो दूर से जिनको कहना ये है, वो तमाम खड़े होके कह रहे हैं कि इस वक्त हमको बात नहीं करनी, हम देश के साथ खड़े हैं। तो जब आप युद्ध में देश के साथ खड़े थे, आप ये सोचिए, आपका जो नारा है वही कितना कंफ्यूजिंग है। उन्होंने कहा कि ये सशस्त्र बलों की और सेना की ऑपरेशन है, उनकी जीत है। अरे यार, ये तो 2008 में भी सेना थी, ये चौथे ही नंबर पे थी देश में, तब भी दुनिया में इतनी बड़ी 2000 मैं देख रहा था उस समय जो एयरफोर्स चीफ थे फाली होमी मेजर, हाँ, उन्होंने तो उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रहा था कि हम तो तैयार थे उस समय, और हमने कहा कि ये आप हमारे पास जो ये लिस्ट है इनकी, हम इनके ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं। तो उनका अच्छा हम बताते हैं वो कभी नहीं बताया। से कहा, मतलब सेना जनरली ऐसा कदम नहीं। मैं जब उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे भी ये हुआ था, उनका इंटरव्यू मैंने सुना था तब उस समय, क्योंकि मूव नहीं करती अपनी तरफ से। हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में आर्मी का मूवमेंट कुछ नहीं होता, उसका कोई वो नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो बढ़ के कहा, क्योंकि वो देश की आत्मा पर इससे बड़ा हमला था भाई। मैं ये कह रहा कि मैं कोई अंतर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि त्रासदी होती है, और उससे बड़ा तो संजय जी जिसको हम लोग भूल जाते हैं, सब लोग, मैं अक्सर देखता हूं, आप ये सोचिए उस हमले को कैसे भूल सकते हैं जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, 206 लोग मरे थे। उससे बड़ा तो था ही नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन, और उसमें सब 11 पाकिस्तानी थे, आपकी चार्जशीट में है। तब क्यों नहीं हुआ? सेना तो यही थी। वैसे एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, ये जो 9 मिसाइल दागे और 9 जगहों पे किए, उसके पीछे जो है उन्होंने 9 आतंकवादी घटनाओं की लिस्ट भी दी है जी। और कश्मीर में भी इससे पहले 9 आतंकवादियों के घर गिराए थे। वो 15 हो गए थे शायद, वो 15 कर दिए थे उन्होंने। मैं इसमें एक और जोड़ना चाहता हूँ। 2008 का जो मुंबई पर सबसे बड़ा अटैक हुआ था उस समय तक का, उसके बाद एक किताब लिखी थी जिसमें इंडियन लीडर्स के बारे में बराक ओबामा ने कुछ टिप्पणियां की थी, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं हैरान था ये सोच करके कि इतना बड़े अटैक के बाद भी इंडिया ने पाकिस्तान पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब ये प्रेसिडेंट बन गए 2009 में, तो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की और मनमोहन सिंह से पूछा कि इतने बड़े अटैक के बाद भी, जबकि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया और ये आपको पता चल गया कि वो कराची से आए थे, और कराची में ही उन्होंने मेन सेंटर बनाया हुआ था, एपी सेंटर बनाया हुआ था, आप लोगों ने पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मनमोहन सिंह का कहना था कि वो 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और हम लोगों ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि कहीं नुकसान ना हो जाए, मुस्लिम नाराज ना हो जाए। हे भगवान! यानी देश की चिंता नहीं कि थी। वो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान का एक्सटेंशन मानते हैं, सीधी सी बात है। और इसका मतलब ये है कि जब वो अपीसमेंट करते हैं मुसलमानों का, तो सीधे सीधे वो पाकिस्तान का अपीसमेंट कर रहे होते हैं। और राहुल गांधी के संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये जो थिंकिंग है, ये और भी बढ़ चढ़ के बोल रही है उनके ऊपर। मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं संजय जी, क्योंकि जब बात आ गई, क्योंकि मैं तो उस समय कवर था, मैं वहीं था उस समय, मुंबई में ही पहुंच गया था। 27 की सुबह से हम लोग मुंबई में ही थे, लास्ट तक रहे, दिसंबर के लास्ट तक। तो उस समय एक प्रधानमंत्री को हवाना जाना था, देश के प्रधानमंत्री को, और जानते उन्होंने ब्रीफिंग में क्या जवाब दिया? उस समय तो पत्रकारों को साथ ले जाया जाता था, आज तो कम से कम मोदी जी ने ये बंद किया, तो सबसे बड़ी चोट तो यही हो गई थी, स्ट्राइक। उसी के बाद बहुत सारे तो इसलिए भी नाराज हो गए थे। तो वो जो है, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का पीड़ित देश है। हाँ, विक्टिम। ये तो पाकिस्तान का ही इक्विवेलेंस नैरेटिव उन्होंने चला दिया। ये इतनी बड़ी इक्विवेलेंस, मतलब इवन दो पत्रकारों के उस समय, चूंकि हो सकता है कई पैक हो चुके होंगे डाउन, वो तो शर्मल शेख में ये कह आए थे कि बलूचिस्तान में हमारे बंदे भी काम कर रहे हैं। हम, मतलब आप ये सोचिए कि किस तरह की एक नैरेटिव थी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा
कांग्रेस के पास इशू है, जो हम लोग बात भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई ये है कि वो सेना और सरकार को अलग करना चाहती है, जो बहुत ही हास्यास्पद है। कोई भी देश में कम से कम डेमोक्रेटिक सेटअप में तो हो नहीं सकता। सरकार की विल ही सेना की विल है, उसका शौर्य है अलग से, वो हमारे सैनिक हैं, लेकिन जो सरकार की विल है उसी पर सेना की विल है। सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जो हैं वो उसी पर करते हैं, जो पीएम की तरफ से, जो कैबिनेट की सबसे एडवाइजरी आती है। तो इसमें ये तो एक बेसिक फ्लॉ है उनके आइडिया में कि वो आइडिया ये ले आए हैं। दरअसल उनको तुर्की पर कल का जो जिस तरह से आपने देखा वो माइक इधर से उधर किया गया, ये हमेशा कांग्रेस के लिए दिक्कत का बायस है। कांग्रेस खिलाफत आंदोलन में उसी तुर्की के मतलब कांग्रेस की कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। आपने तमाम जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबको आपने रटा दिया संजय जी, उनको सब लोगों को। तो इसीलिए मैं उसको कहूंगा तो वो कहेंगे कि खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। तुर्की हाँ, वाले खुद कह रहे थे कि साहब हमको ये नहीं चाहिए तुर्की वाले खलीफा। कह रहे साहब हम कह रहे थे नहीं आजादी नहीं तुमको मांगते हैं। कैसे नहीं चाहिए, हम नहीं, दिलवाएंगे तुमको खलीफा। गांधी जी ने कहा भाई इससे बढ़िया तो कोई मौका ही नहीं मिला हिंदू मुस्लिम एकता का। वो तो अच्छा हुआ कि इनमें से किसी ने ये नारा नहीं दिया कि हिंदुओं को अपने घर से हर एक को तमंचा लेके बॉर्डर पर भेजना चाहिए टर्की के। वो भी हो सकता है उस समय नहीं था। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का और ये तमाम पार्टियों का, देखिए अब मुद्दे ढूंढने होंगे संजय जी। बहुत सीरियस बात यह है कि अब विपक्षी पार्टियों को अगले चुनाव तक मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, जो चूंकि जनता भूलती भी है बहुत सारे, क्योंकि आपने देखा होगा 71-72 की शानदार जीत के बाद इंदिरा गांधी को आखिर में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी 75 में, और 77 में बुरी हार हुई थी। यूपी से तो उड़ ही गए थे, तमाम जगह से उड़े थे, सिर्फ साउथ की छोड़ दे तो। लेकिन बीजेपी कोई ऐसी गलती करने नहीं जा रही है। बीजेपी इस जीत को, अगर उसके पास विजय सादेव टाइप जो लोग हैं या इस तरह के घटिया स्ट्रक्चर है जिसको वो अगर कंट्रोल नहीं करती है तब अलग बात हो सकती है। लेकिन नहीं तो इस जीत को बीजेपी अब पॉलिटिकल फ्रंट पर एंजॉय कर रही है, क्योंकि देश को उस पूरे मसले में कहीं भी कोई शर्म नहीं लग रही है। पूरे देश को ये लग रहा है कि उन्होंने एक शानदार जीत हासिल की, लेकिन पूरी प्लेट घर आनी थी। हम टेबल भी उठा लाते जिस पर प्लेट रखी थी, तो टेबल ना आने का दुख है। तो लेकिन वो जानते हैं कि प्लेट अगली बार भी यही दे सकते हैं, वरना अगले तो आपके पैसे भी ले लेंगे और आपको कई दरवाजों से निकाल के बाहर वापस वहीं बैठा देंगे कि नहीं नहीं अब खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है। ओंकार जी के पास चलता हूँ। ओंकार जी, ये जो कह रहे हैं धीरेन्द्र जी, अब बात तो ये है कि आज जो आप देख रहे हैं, ये जो विजय का उत्सव देख रहे हैं, ये भारी जीत देख रहे हैं। कल जो पीआईबी ने जारी की थी जो प्रेस रिलीज, और जिसमें उसमें जो आत्मनिर्भरता का जो एक सेलिब्रेशन है कि भारत ने अपने साधनों से ऐसा जबरदस्त नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर किया है कि पूरी दुनिया हैरान रहेगी। तो भाई उसका श्रेय कौन लेके जाएगा? उसका श्रेय तो प्रधानमंत्री को ही देना पड़ेगा ना। और ऊपर से प्रधानमंत्री ने एक जो स्पीच दी थी प्रधानमंत्री ने, और उसमें जो उन्होंने ग्राउंड रूल्स ले डाउन किए थे, उसके बाद तो किसी को कुछ कहने का कहीं कोई अवसर रह नहीं जाता है। तो अब ये कहेंगे भी तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इनके पीछे जो है वो हाथ धो के पड़ जाए और जूतम पेजार कर दे। संजय जी, कोई नई बात नहीं है इन लोगों के लिए। ये पूरी बेशर्मी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े कर चुके। ये बालाकोट में पाकिस्तान के सुर में सुर मिला करके ये भी कह चुके कि वहाँ तो कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे। इस बार हालत ये कर दी है कि खुद पाकिस्तानी ही वीडियो बना बना करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ भी मारा, वहाँ भी मारा, इधर से भी मैं लाल हो चुका हूँ, उधर से भी लाल हो चुका हूँ। अब ये कह नहीं सकते कि कुछ किया नहीं। इनको चिंता अपनी जमीन की है, भारत की जमीन की नहीं है। भारतीयों पर जो क्रूर और बर्बर हमले होते रहे हैं या हिंदुओं को जो टारगेट किया जाता है, उसकी इनको रत्ती भर चिंता नहीं है। वरना प्रियंका गांधी वाड्रा फलिस्तीन का बैग लटका करके पार्लियामेंट जाती क्या? बांग्लादेश का तो लटका करके नहीं। बांग्लादेश के हिंदुओं और चिन्मय प्रभु के जो दास की जो गिरफ्तारी हुई थी, उस पर तो कोई रिएक्शन इनकी तरफ से नहीं आया। और ये भी इनकी मजबूरी बन गई, जो पहलगाम में 26-27 हिंदुओं को मारा गया उनकी पत्नी और बच्चों के सामने, क्योंकि जनाक्रोश इतना जबरदस्त था इसको लेकर के, रिएक्शन इतने तीव्र थे कि इनको जो है कहना पड़ा
मजबूरी में कहना पड़ा कि साहब एक्शन करिए। ये खौफ खाए हुए लोग हैं। मुझे ये बताइए कि आज मैं बिहार का इनका भाषण देख रहा था, राहुल गांधी का। राहुल अच्छा। गांधी गए हैं बिहार में गए हैं, शिक्षा संवाद के नाम पर कुछ कर रहे हैं वहां पर। कह रहे हैं कि युवाओं से मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, कोई नहीं रोक रहा, युवा ही तुम्हारे पीछे नहीं, और तुम युवा बने हुए हो, 60 साल के होने वाले हो। सबसे महान युवा जो है वो उनके साथ में है, कन्हैया। हाँ, तो अभी और 2-4-5 साल बाद उस उम्र में पहुंच जाओगे जिस उम्र में संजय जी ने पेंशन पाली थी, और हम लोग भी जो है अपना रिटायर हो गए थे। तो हम अभी भी युवा ही बने हुए हैं आपकी दृष्टि में। तो ये लोग एक्चुअल में क्या है कि एक मैं सुबह ट्वीट देख रहा था। कुछ ट्वीट बड़े मजेदार होते हैं। उसमें कहा गया था कि पीओके बनाओ तुम और उसको मिलाएं मोदी जी। इसी तरीके से खालिस्तानी खड़े करो तुम और उनको खत्म करें मोदी जी। 370 लगाओ तुम और हटाएं मोदी जी। आधा अरुणाचल दे दो तुम और फिर उसको वापस लाए मोदी जी। और वक्फ के नाम पर जमीन लुटाओ तुम और उसको वापस लेकर के आए मोदी जी। और मुस्लिम घुसपैठियों को बसाओ तुम और उनको देश से ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकाले मोदी जी। तो सारे ऐब तुमने कर रखे हैं, सारे बीज तुमने बो रखे हैं, सारी समस्याएं नेहरू काल से लेकर के। वरना जितना हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में उनके कब्जे में है, अगर आप उस समय सीज फायर ना करते, नेहरू ना करते, आज के सीज फायर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन नेहरू ने जो सीज फायर किया था माउंटबेटन के कहने पर, उसकी बात नहीं करेंगे आप। और ये सारी झगड़े की जो जड़ है वो तो वहीं से शुरू होती है। वो पूरा इलाका जिसको हमारी सेनाएं और अगले 2-4 दिन में वापस लेने वाली थी, आपकी तो किताब है इस पर, उसको वापस लेने वाली थी, तब आपने सीज फायर कर दिया। और जो एक रेशम मार्ग था हमारा, जो मध्य एशिया और यूरोप तक हमारे लिए दरवाजे खोलता था, वो माउंटबेटन की उस साजिश की वजह से वहां आपने अवरोध खड़े कर दिए और एक सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जगह को आपने दान में चीन की भेंट चढ़ा दिया। तो बिल्कुल। ये तो बोलने के लायक नहीं है। हमारे 2 कॉन्सुलेट हुआ करते थे, एक नगारी में और एक आपके यातुंग में, ये जो नाथुला के नीचे। दोनों के दोनों बस आराम से हैंडओवर कर दिए चीन को। कोई ज़रा-सा भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया कि अरे भई, हम क्या कर सकते हैं? हम युद्ध नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते हैं। तो भई शांति जो है, जैसा मोदी जी ने कहा कि शक्ति से शांति आती है, और बाकी जो नेहरू जी की शांति थी, वो कायरता वाली शांति थी। जी। मुझे एक आप ही का प्रोग्राम देख रहा था मैं, उसमें डिस्कशन चल रहा था। उसमें वो कौन सी है, शांति की आशा, ब्रह्मोस की भाषा। तो अमन की आशा जो है वो अब ब्रह्मोस से ही, उसी की भाषा से वो ब्रह्मोस की लोग। भाषा बन गई अमन की आशा। हाँ, तो अब आप देखिएगा ना कि कितने देश जो है ब्रह्मोस के लिए लाइन लगा के खड़े होंगे भारत के दरवाजे पर। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप टुच्ची हरकतें कर रहे हैं ना कि मैं टिम से बात करूंगा कि वो आईफोन बनाने का प्लांट जो है भारत में ना रखे, ये ना करे, ये टुच्ची गर्दी कुछ दिन चलेगी अमेरिका की। भारत रफ्तार पकड़ चुका है। एक कोई आईफोन बनाने वाली कंपनी यहाँ नहीं आएगी तो भारत कोई कंगला नहीं बन जाएगा, बल्कि इससे अमेरिका अपने हितों का ही आगे चल करके नुकसान करेंगे। और मोदी जी ने तो कर दिया ना, उन्होंने तो WTO में एक एप्लीकेशन भेज दी है कि चूंकि मार्च 25 में इन्होंने स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, कुछ दूसरी चीजों पर 25% का टैरिफ थोप दिया है हम पे, तो हम भी इनकी कुछ सामग्री पर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो टिट फॉर टैट आप वो भी समझ लें कि आप भारत को नहीं दबा सकते। जी जी, धीरेन जी। जी सर।
जी, आप ये आप पॉलिटिकली इसको यहाँ समाप्त कर दें, उसके बाद फिर कार्यक्रम को हम देखिए मुझे लगता है कि ये जो पूरी लड़ाई अब जो सीमाओं के अंदर लड़ी जाए, देश के अंदर लड़ी जाएगी, वो अब पॉलिटिकल नैरेटिव पर होगा। वो नैरेटिव सेट हो चुका है और हम लोग विगत लोगों से यहाँ तक कि 62 की हार ने भी इस देश को जो है घाव दिए थे, बहुत घाव, और वो भी लीडरशिप की वजह से हुआ था। ये बातें सब लोगों के ज़हन में हैं। उसके बाद आप 65 के वॉर में देखते हैं अनिर्णयता, लास्ट में आप अनिर्णय की स्थिति में आए, तो आपने देखा कि आप जो जीता था वो हार गए। उसके बाद 71 में आपने तो उन लोगों के जिनके नाम भी अब हम लोग देते हैं कि वो महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं उन पायलट्स का, जो अभी तक जिंदा हैं, वो बेचारे या मर गए वो आज तक, क्योंकि उनकी उम्र 74, 75 और 76, 80 साल तक है, कुछ तो ऐसे ही निकल गई होंगी। लेकिन इस युद्ध में आपने जो भी जिन लोगों ने प्राणोत्सर्ग किया है देश की योद्धा में, उन सबको आप सम्मान दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, पूरा देश झुक रहा है, और साथ ही साथ आपके पास हासिल करके बताने का बहुत कुछ है, जो देश के लोगों को ये देता है कि देश उसका ताकतवर है। क्योंकि देश सिर्फ एक वो नहीं है, वो उसके साथ चलती हुआ उसका अभिमान होता है। पूरी दुनिया में हमारे बच्चे अब जा रहे हैं, दुनिया में पढ़ रहे हैं, आप भी दुनिया के हर देश में घूमते हैं, तो जब आप अपने देश की बात करते हैं तो वो देश, उसकी जो पूरी दुनिया में ताकत होती है। क्योंकि उसने, प्रधानमंत्री मोदी की वो लाइन बहुत बड़ी है कि शांति भी शक्ति के बिना नहीं होती, सम्मान भी आपके मान के बिना नहीं होता। तो इसने मान अर्जित किया है, उस मान का सम्मान जनता मुझे लगता है कि इनको देगी, और यही अपमान का बोध विपक्ष को हो रहा है। मैं इसके साथ ही वो करता हूं। बस चूंकि ये बात आई है और आपने कहा कि भाई जो लोग कहते हैं ना कि साहब कि आप मोदी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने जो सीज फायर किया था वो पूरी तरह से इंटरनेशनल प्रेशर में किया था। उस समय हमारी सेनाएं, लद्दाख स्काउट्स वाले जो थे, और वो आपके कर्नल रेंचन, वो कह रहे थे हमको मेरे को 2 दिन और दे दो, मैं स्कार्दू कैप्चर कर लूँगा। लेकिन उनको वो 2 दिन नहीं दिए गए। इसी तरह से और क्षेत्रों में कह रही थी सेना कि भाई इसको दे दो, हम अपना जो है ये थोड़ा सा जो हमें सेटबैक लगा है छमजोरिया में, इसको हम रिकवर कर लेते हैं। नहीं दिया। और बाद में जब आपने शिमला समझौता किया, उसमें 93,000 आपने छोड़ दिए। भारत के 57 पीओडब्ल्यू थे, उनको लेना भूल गए। वो नहीं, और लेना तो भूल ही गए। अभी मैं लिस्ट देख रहा था कि एक आपके इसमें विंग कमांडर, 4 स्क्वाड्रन लीडर, हाँ वो ग्रुप कैप्टन, वो पूरी लिस्ट है। 4 स्क्वाड्रन लीडर, 1 विंग कमांडर, ये हुए 5, 16 फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 16 फ्लाइट लेफ्टिनेंट यानी 21, और 4 फ्लाइंग ऑफिसर। ये 25 तो अकेले भारतीय वायुसेना के थे। और इनके सबके नाम हैं, इनके लिए हाँ, इनके सबके लोग नाम। गए इंदिरा गांधी के पास और उनको कहा कि साहब ये तो आप वापस ले लो ना बात करके। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये थी आयरन लेडी, जिसने कि आपके उस समय जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, देखिए मैं बताता हूँ, एक तथ्य लोगों को पता नहीं। नॉर्दर्न कमांडर थे PS भगत, जिनके नेतृत्व में पूरा का पूरा जो आपका वेस्टर्न सेक्टर का युद्ध लड़ा गया था और जो जीता था भारत ने डिसाइसिवली। और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर PS भगत को इंदिरा गांधी ने उनको बनना था सेना प्रमुख, उनको सेना प्रमुख नहीं बनाया। और आपके मानेक शॉ को पहले तो फील्ड मार्शल देने में नानुकुर करती रही, और दिया भी तो उसके बाद फिर उनको फारिग कर दिया और पेंशन तक नहीं दी। शिमला समझौते में उनसे पूछा तक नहीं। ये थी इंदिरा गांधी। काहे की आयरन लेडी। एक और आयरन बता लेडी देता हूँ, जोड़ो, स्ट्रॉ लेडी। मैं इसमें सिर्फ एक जोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि करण सिंह, महाराजा करण सिंह जो है, मैं उनका इंटरव्यू अभी थोड़े दिन पहले ले रहा था, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपने छोड़ क्यों दिया था बिना हासिल किए। तो उन्होंने कहा यार छोड़ना क्या था कि मैं तो वहां कमरे में बाहर बैठा रहा, मुझे तो एक भी बार बातचीत में शामिल ही नहीं होने दिया गया। वो जो तिकड़ी थी धर की, अक्सर की, और उसकी, वही सब लोग बात कर रहे थे, तो मुझे तो पता ही नहीं हो रहा था।
फिर मैंने उसने तो बाकायदा पहले बात यहाँ से शुरू की थी कि 50 बार सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह कश्मीर गए, मुद्दा ए कश्मीर समझने, मसला ए कश्मीर, मैं एक बार उनके प्लेन में नहीं था, मुझे एक बार नहीं ले जाएगा। और 71-72 के शिमला समझौते पर जो मैंने कहा कि आपने इस तरह किया, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया था। ये तो उनके साथ में रहे, इनको तो नेहरू खानदान का एक हिस्सा माना गया, ये उनका जवाब था। जी, तो इसलिए जितना ये इसको बढ़ाएंगे उतना ही इंदिरा गांधी का शीशा लेदर और करवाएंगे, बस यही होगा। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को, धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जय हिंद। दर्शकों को इनका वो तो दिखा दूं मैं, जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक कार्टून हाँ, बना गायब करके, वाला जो बनाया था, गायब वाला, तो अब बताएं कि वो गायब कहाँ है। और अंत में मैं लोगों से, सभी से, आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि धीरेन्द्र पुंडीर जी जो हैं अब सक्रिय हैं अपनी चैनल पे, तो आप उनकी चैनल को भी फॉलो करें। और ओंकार चौधरी जी जो हैं इस समय ओसीएन नेटवर्क पर नहीं बल्कि ओंकार चौधरी ग्लोबल पर, ओमकार चौधरी शो, जी, ओंकार चौधरी शो पर अपने शोज कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी आप फॉलो करें। तो ओंकार जी को, धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।